फलकधारी सिंह प्राइवेट आईटी के यूट्यूब चैनल में आप सभी प्रशिक्षार्थियों का स्वागत है। आपको इलेक्ट्रीशियन हैंड टूल के बारे में बताया गया था। 2 वीडियो हैंड टूल की पहले यूट्यूब पर अपलोड कर दी जा चुकी है। आज हम आगे देखते हैं। अब देखिए, आज के टूल्स में हम सबसे पहले देखते हैं सोल्डरिंग आयरन के बारे में कि सोल्डरिंग आयरन क्या होता है। सोल्डरिंग आयरन। अब देखिए, ये जो सोल्डरिंग आयरन होता है ये एक ऐसा उपकरण होता है जो धातुओं को जोड़ने में किया जाता है। अब देखिए, सोल्डरिंग आयरन जानने से पहले सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ये सोल्डरिंग क्या होती है। देखिए, सोल्डरिंग होती है 2 समान धातु हो या असमान धातु हो, उन धातुओं को जो है किसी तीसरी धातु की सहायता से ऊष्मा प्रक्रिया से जोड़ना ही क्या कहलाता है, सोल्डरिंग कहलाता है। अब इस सोल्डरिंग क्रिया को करने के लिए हमको किसकी ज़रूरत पड़ती है, सोल्डरिंग आयरन की ज़रूरत पड़ती है। अब हम देखते हैं सोल्डरिंग आयरन क्या होता है। अब देखिए, सोल्डरिंग आयरन जो विद्युत के क्षेत्र में यूज किया जाता है, ये 2 टाइप का होता है। एक होता है सामान्य और दूसरा होता है विद्युत। अब देखिए, जो समान सोल्डरिंग आयरन होगा वो बिना बिजली की सहायता से क्या करेगा, चलेगा। लेकिन जो विद्युत सोल्डरिंग आयरन होगा इसको हम विद्युत की सहायता से चलाते हैं। अब हम देखते हैं ये सामान्य वाला कैसे होता है, इसकी संरचना के बारे में देखते हैं। तो इसमें देखिए 2 मुख्य भाग होते हैं। जो सामान्य वाला सोल्डरिंग आयरन होता है इसमें 2 मुख्य भाग होता है, एक बिट होता है और एक हैंडल होता है। अब देखिए, इस सोल्डरिंग आयरन का यूज हम करते हैं सोल्डर को पिघलाने के लिए। जो तीसरी धातु जो है, तीसरी धातु की सहायता से जो हम धातुओं को जोड़ते हैं, उस तीसरी धातु को पिघलाने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, यहाँ पे सोल्डरिंग आयरन यूज करना पड़ता है। अब उसको पिघलाने के लिए जो हम सोल्डरिंग आयरन यूज करते हैं इसमें 2 भाग होता है, एक होता है हैंडल और एक होता है बिट। अब देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसमें बनता है कि जो सोल्डरिंग आयरन होता है उसका बिट कैसे बनता है। तो इसका जो बिट होता है ये हम किसका बनेगा, तांबा का बनेगा। वो कौन सी धातु है जिसके द्वारा जो है सोल्डरिंग आयरन के बिट का निर्माण किया जाता है, तो वो कौन सा होता है, तांबा। अब देखिए, ये जो बिट होता है ये सामान्य होता है। अब दूसरा हम देखते हैं इलेक्ट्रिक। अब देखिए, इलेक्ट्रिक में भी बिट जो होंगे वो किसका बनेंगे, तांबे के बनेंगे। और इसके बिट के आगे हीटिंग एलिमेंट लगा देते हैं। हीटिंग एलिमेंट होता है जिसको हम विद्युत ऊर्जा देंगे तो हमको क्या देगा, ऊष्मा ऊर्जा देगा। अब इसमें देखिए एक हैंडल लगा दिए और यहाँ पे आपके निकल जाती है मेन लीड। अब देखिए, जब हम इसको विद्युत देते हैं तो ये हीटिंग एलिमेंट क्या हो जाता है, हीट हो जाता है। और हीट होने के कारण क्या होता है, ऊष्मा का स्थानांतरण होता है ना। तो उसमें के स्थानांतरण के कारण जो ये तांबा होता है ये भी क्या हो जाता है, हीट हो जाता है। अब जब ये तांबा जो ये बिट है जब ये हीट हो जाती है तो आप क्या कर सकते हो, सोल्डर को इसमें पिघला सकते हो। अब देखिए, इसमें आपका क्वेश्चन कौन सा बनेगा, इसमें आपका बनेगा कि जो सोल्डरिंग आयरन होती है उसका जो बिट होता है वो किस चीज़ का होता है। तो उसका बिट जो होगा वो किसका बनेगा, तांबे के बनेगा। और एक चीज़ ये पूछा जाता है कि जो एक विद्युत कार जो इलेक्ट्रीशियन सोल्डरिंग आयरन यूज करते हैं वो कितने वाट का होता है, तो वो 15 से 35 वाट। 15 वाट से कितना वाट का होना चाहिए, 35 वाट का जो है एक इलेक्ट्रीशियन सोल्डरिंग आयरन जो होता है यूज करता है। अब आगे हम देखते हैं ब्लो लैंप के बारे में। अब देखिए, ब्लो लैंप क्या होता है। ब्लो लैंप जो होता है ये आप देखे होंगे, स्टोव जो मिट्टी के तेल से चलता है उसमें क्या होता है, हम प्रेशर के साथ हवा भरते हैं तो तेल क्या होता है, स्पीड में निकलता है, जिससे क्या होती है, एक तीव्र ज्वाला निकलती है। तो सेम स्टोव का ही प्रारूप क्या होता है, ब्लो लैंप होता है। आप कह सकते हैं कि जो ब्लो लैंप होता है ये किससे चलने वाला है, ये मिट्टी के तेल से चलने वाला एक स्टोव के तरीके का उपकरण होता है। अब देखिए,
जो ब्लो लैंप होता है इसका यूज कहाँ करते हैं, तो इसका उपयोग जब जो केबल की जॉइंट में होते हैं उन जॉइंटों को गर्म करके सोल्डर पिघलाने के लिए किया जाता है। अब ये चलता किससे है, तो ये किससे चलता है, मिट्टी के तेल से चलता है। अब इसका उपयोग जो है आपको बहुत ही सावधानी पूर्वक करनी चाहिए, क्योंकि इसकी जो ज्वाला होती है वो बहुत ही तीव्र होती है। अब देखिए, अगर आपको ब्लो लैंप यूज करना है तो वहाँ पे आपको कौन कौन सी सावधानियाँ बरतनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि जो ब्लो लैंप होगा उसको यूज करने से पहले जो उसकी नोजल होती है, जहाँ से तेल प्रेशर के साथ निकलता है और जहाँ से ज्वाला निकलती है, उसको अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना चाहिए। और अगला ये होता है कि उसमें उतना ही प्रेशर डालना चाहिए जितना आपको जो है तीव्र ज्वाला की आवश्यकता पड़े। ये नहीं आपको थोड़ी तीव्र ज्वाला की आवश्यकता पड़े, आप उसमें बहुत सारा वायु भर देंगे तो वो ज्वाला क्या हो जाएगी, बहुत अधिक तीव्र हो जाएगी। तो जो सोल्डर होगा वो क्या हो जाएगा, बहुत जल्दी से पिघल जाएगा। अब देख लीजिए ब्लो लैंप की संरचना कैसे होती है। देखिए ये ब्लो लैंप बना हुआ है, इसमें देखिए एक ऑयल टैंक होता है। इस ऑयल टैंक में हम क्या करते हैं, केरोसिन मिट्टी का तेल भरते हैं। ये जो होता है पंप होता है जिसके द्वारा हम प्रेशर से क्या करते हैं, इसके अंदर हवा भरते हैं। इसको देखो एयर रिलीफ वाल्व कहने मतलब अगर वायु आप हवा ज़्यादा भर देंगे तो आप इसके द्वारा क्या कर सकते हैं, हवा को निकाल सकते हैं। ये आपका नोजल होता है जिसके थ्रू क्या होता है, जो मिट्टी का तेल होता है वो बहुत तीव्रता से निकलता है। ये होता है गैस ट्यूब, जो इसके अंदर तेल ऊपर आता है। ये आपका बर्नल होता है जिसके द्वारा जो है जो आग की तीव्र ज्वाला होगी वो बाहर की तरफ ना जाके एक बिल्कुल सीधी जाती है। तो ये होता है ब्लो लैंप। अब देखिए ब्लो लैंप के बारे में आपने जान लिया कि ब्लो लैंप का यूज़ कहाँ करते हैं। तो इसका यूज़ जो केबल की जॉइंट होती है, जैसे देख लीजिए ये कोई केबल गई है और इस केबल में क्या लगा दिया गया है, जॉइंट लगा दिया गया है। अब देखिए इस जॉइंट पे हमको क्या करना है, सोल्डिंग करना है। तो इसको सोल्डिंग करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, जो ब्लो लैंप है उस ब्लो लैंप की सहायता से इस पे हम क्या करेंगे, इसको हीट करेंगे। और जब ये हीट हो जाएगा तो इसके ऊपर हम क्या करेंगे, सोल्डर को डाल देंगे। तो जो सोल्डर होगा वो पिघल जाएगा और पिघल कर जो स्पेस जगह होंगी वहाँ पे क्या हो जाएगा, जाके बैठ जाएगा। अब देखिए जो ये केबल होता है इसको सोल्डिंग करने की आवश्यकता हमको क्यों पड़ती है। तो देखिए इसमें आपको बताया गया था स्पार्किंग। देखिए स्पार्किंग क्या होता है कि जब दो सजीव चालक हों उनको क्या करिए, आप जोड़िए या पृथक करिए। सजीव चालक का मतलब ये हुआ कि उस चालक में धारा का प्रवाह हो रहा है, तो आप उसको जोड़िए या उसको हटाइए तो आप देखे होंगे उसमें एक चिंगारी निकलती है। तो उसी चिंगारी को क्या बोलते हैं, हम स्पार्किंग बोलते हैं। अब देखिए अगर कहीं पे जोड़ ढीला रहता है तो वहाँ पे क्या होता है, स्पार्किंग होता है। अब देखिए स्पार्किंग कैसे होता है, जैसे मान लीजिए ये चालक तार है, यहाँ पे हमने जॉइंट लगाया हुआ है और ये क्या है, इधर चालक तार है। अब देखिए आपको पता है कि जो चालक तार होते हैं उसमें क्या पाए जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। अब देखिए जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं जब ये प्रवाहित होते हैं तभी तो धारा का प्रवाह होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं इन इलेक्ट्रॉन की गति कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। कहने का मतलब इतनी स्पीड से क्या करते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। अब देखिए अगर हम इनको एकाएक क्या कर दें, पृथक कर दें। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हम क्या कर दें, एकाएक पृथक कर दें। तो यहाँ पे आप क्या देखोगे कि जो इलेक्ट्रॉन इतने 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड स्पीड से क्या कर रहे हैं, रन कर रहे हैं, तो वो क्या करेंगे, वो कूद जाएंगे। चालक पे ना कर हम ऊपर क्या कर जाएंगे, कूद जाएंगे। और जब ये चालक के बाहर जैसे ही जाएंगे तुरंत वायु से क्या करेंगे, ये घर्षण करेंगे। और घर्षण के द्वारा क्या होती है, ऊष्मा उत्पन्न होती है और उसके द्वारा क्या होती है, चिंगारी निकलेगी। तो इसी चिंगारी को हम क्या बोलते हैं, स्पार्किंग बोलते हैं। तो स्पार्किंग ना हो इसके लिए हम जोड़ों पर क्या करते हैं, सोल्डिंग करते हैं। तो केबल में जो जोड़ लगाने का मुख्य उद्देश्य होता है, जो सोल्डिंग करने का मुख्य उद्देश्य होता है, वो उद्देश्य क्या होता है, स्पार्किंग ही होता है। अगर आपसे पूछा जाए कि हम केबल पे के जोड़ों पर हम सोल्डिंग क्यों करते हैं, तो सोल्डिंग हम इसीलिए करते हैं ताकि हम जो है स्पार्किंग की समस्या
उसमें जो है वो स्पार्किंग की समस्या ना हो। और अगर स्पार्किंग होगी तो जाहिर सी बात है कई सारी दुर्घटनाएं हैं जो हो सकती हैं, आग लगने के चांसेस क्या हो जाएंगे वहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा हो जाएंगे। तो उससे बचने के लिए अगर आप केबल में कहीं भी जोड़ लगा रहे हैं तो वहाँ पे क्या करना है, आपको सोल्डरिंग करना है। और सोल्डरिंग करने के लिए आप ब्लो लैंप के द्वारा भी कर सकते हो, सोल्डरिंग आयरन जो आपको सामान्य सोल्डरिंग आयरन और जो वैद्युत सोल्डरिंग आयरन बताया गया उसके द्वारा भी आप क्या कर सकते हो, सोल्डरिंग कर सकते हो। इसके अतिरिक्त एक तरीके से और सोल्डरिंग किया जा सकता है जिसको हम बोलते हैं पात्र एवं कड़छी। पात्र एवं कड़छी। देखिए ये जो पात्र एवं कड़छी होता है ये भी इलेक्ट्रीशियन का एक टूल्स होता है। अब देखिए इसमें पात्र में क्या होता है, ये एक कढ़ाई टाइप का होता है, कढ़ाई होता है ना जिसमें खाना बनाया जाता है, तो उसी तरीके का होता है। इसमें हम क्या करते हैं, इसको हम ऊष्मा के द्वारा इसमें हम सोल्डर को पिघलाते हैं। सोल्डर को क्या करेंगे, हम पिघलाएंगे। अब एक जो भाग आपको बताया कड़छी, कड़छी मतलब जो कड़छुल टाइप का होता है ना जिससे दाल निकाला जाता है घरों में, तो वैसे होता है। उस कड़छी के द्वारा हम क्या करते हैं, जो ये सोल्डर इसमें हमने पिघलाया हुआ है उस सोल्डर को हम उठा के डायरेक्ट क्या करेंगे, तारों के जोड़ों पे हम डाल देंगे। और जब तारों के जोड़ों पे डालेंगे तो जो सोल्डर होगा वो क्या होगा, लिक्विड अवस्था में होगा, तो जो स्पेस होगा वो तारों में क्या कर लेगा, भर लेगा। अब देखिए यहाँ से आपको एक चीज़ और पता चल गई कि जो सोल्डरिंग करने की विधियाँ होती हैं वो 3 टाइप की होती हैं। पहला हो गया सोल्डरिंग आयरन द्वारा, दूसरा हो गया ब्लो लैंप द्वारा और तीसरा हो गया पात्र एवं कड़छी द्वारा। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो ड्रिल मशीनें यूज किए जाते हैं, इलेक्ट्रीशियन में जो ड्रिल मशीन यूज की जाती हैं वो कौन होती हैं, ड्रिल मशीन। ड्रिल मशीन का मतलब हो गया कि वह मशीनें जो चाहे धात्विक चादर हो, चाहे फ्लैट हो या जो है दीवालों में, इन सब जगह जो छिद्र करने वाली मशीनें होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, ड्रिल मशीन बोलते हैं। अब देखिए जो इलेक्ट्रीशियन होता है, इलेक्ट्रीशियन के लिए कौन कौन सी ड्रिल मशीन की आवश्यकता पड़ती है, तो इसमें सबसे पहला जो ड्रिल मशीन होता है उसको हम बोलते हैं हैंड ड्रिल मशीन, हैंड ड्रिल मशीन। और जो दूसरा होता है उसको हम बोलते हैं रैचेट ब्रेस ड्रिल मशीन। और जो तीसरा होता है ये होता है इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन। अब देखिए सबसे पहले हम देखते हैं हैंड ड्रिल मशीन के बारे में कि ये हैंड ड्रिल मशीन होता क्या है। तो देखिए जो हैंड ड्रिल मशीन होता है ये हाथ से चलाई जाने वाली एक छोटी मशीन होती है। हाथ से चलाई जाने वाली जो मशीन होती है वो बहुत छोटी आकृति की होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, हैंड ड्रिल मशीन बोलते हैं। अब देखिए इस हैंड ड्रिल मशीन की सहायता से हम कितने mm का जो है ड्रिल कर सकते हैं, तो इसके द्वारा हम 0.4 mm से, इसको याद रखिएगा कि जो हैंड ड्रिल मशीन होगी इसके द्वारा हम 0.4 mm से 6 mm, 0.4 mm से 6 mm तक का जो है छिद्र हम कर सकते हैं। अब देखिए इसमें अगर मुख्य भाग की बात करें तो इसमें जो है हैंडल होता है, गियर होता है, चक होता है, जा होता है और क्रैक होता है। देख लीजिए इसको पिक्चर के माध्यम से समझ लीजिए। देखिए ये हैंडल इसमें देखिए हैंडल बना हुआ है, ये गियर बना हुआ है, ये चेक है और ये जा है, ये क्रैंक है। अब देखिए हम हैंडल की सहायता से क्या करेंगे, इसको बिल्कुल 90 डिग्री पे खड़ा करेंगे और इस चक को हम क्या करेंगे, घुमाना प्रारंभ करेंगे। तो ये जो चक घूमता है तो ये क्या होता है, गियर भी घूमता है और गियर से ही क्या लगे होते हैं, चेक लगा होता है। अब देखिए जो जा लिखा गया है यहीं पे क्या करते हैं, हम बिट को फिट करते हैं। अब देखिए हम इसके हैंडल के ऊपर दाब लगाएंगे और इसको हल्का हल्का घुमाएंगे तो ये जो चक होगा ये भी क्या होगा, घूमेगा। और जब ये घूमेगा तो बिट भी घूमेगी और ये क्या कर देगा, छिद्र कर देगा। अब देखिए जो ये ड्रिल मशीन होती है, हैंड ड्रिल मशीन जो होती है, इसका यूज कहाँ करते हैं, तो इसका यूज जो होता है लकड़ी, याद रखिएगा, लकड़ी, प्लास्टिक, लकड़ी हो गया, प्लास्टिक हो गया, सनमाइका जो बोर्ड बना, जिस पे बोर्ड बनाया जाता है, सनमाइका हो गया, एल्युमिनियम की जो पतली चद्दरें होती हैं या लोहे की जो पतली चद्दरें होती हैं उनमें छिद्र करने के लिए हम क्या करते हैं, हैंड ड्रिल मशीन का यूज करते हैं।
अब आगे देखते हैं रैचेस ब्रेस के बारे में। अब देखिए रैचेट ब्रेस जो होता है ये भी एक हाथ से चलाई जाने वाली क्या होती है, ड्रिल मशीन होती है। इसका यूज जो होता है लकड़ी में बड़े आकार का छिद्र, देखिए लकड़ी में जो आप हैंड ड्रिल मशीन से भी छिद्र कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे जो व्यास हो वो जो छिद्र करेगा उसका जो व्यास होगा वो कितना होगा 0.4 से 6 mm। लेकिन अगर आपको जो है लकड़ी में बड़े आकृति की जो है बड़े व्यास का जो है अगर आपको छिद्र करना है तो वहाँ पे आप कौन सा ड्रिल मशीन यूज करेंगे, उसको हम रैचेस ब्रेस से करेंगे। ठीक है, अब देख लीजिए रैचेस ब्रेस में क्या होता है, इसमें भी आपके जो है हैंडल होता है, चक होता है और एक प्रेस नोब होता है। इसको देख लीजिए, देखिए इसमें ये चक बनाया गया है, ये हैंडल हो गया और ये आपका प्रेस नोब हो गया, प्रेस नोब। अब प्रेस नोब का मतलब ये होगा कि आपको इस पर क्या करना है, हाथ से दबाव लगाना है और ये जो बीच वाला हैंडल है इस बीच वाले हैंडल को ऐसे आपको राउंड राउंड घुमाना है वृत्ताकार में। तो जब वृत्ताकार में इसको हम घुमाएंगे तो ये क्या होगा, जो चक होगा ये भी क्या करेगा, राउंड करेगा। तो यहाँ पे एक ऑगर बिट जिसको हम बोलते हैं ऑगर बिट, इस बिट को हम लगा के क्या करेंगे, लकड़ियों में छिद्र करने का काम करेंगे। अब देखिए रैचेस ब्रेस का अगर हम यूज आएगा तो इसका यूज हम कहाँ करेंगे, लकड़ियों में बड़े व्यास का जो है छिद्र करने के लिए हम रैचेस ब्रेस का यूज करेंगे। अब देखिए इसको यूज करने के लिए हमको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, कि पहली सावधानी तो ये बरतनी चाहिए कि जो ड्रिल बिट होता है, ड्रिल बिट जो ये आपको ऑगर बिट बताया गया, जो ये बिट होगा ये चेक में क्या होना चाहिए, अच्छे तरीके से जो है कसा हुआ होना चाहिए। और दूसरा ये होता है कि जो ये ये जो ड्रिल जो होगी, जो बिट होगी, ये बिल्कुल कितने पे डिग्री पे, 90 डिग्री पे जो है बिल्कुल खड़ा होना चाहिए, समकोण पर ही रख के क्या करना चाहिए, इसको चलाना चाहिए। अब देखिए जब हम उसमें छिद्र करेंगे तो इसमें जो आपका जो क्रैंक पिन है, सॉरी जो ये आपका ये जो यहाँ पे पिन लगाया गया है, यहाँ पे एक पिन होता है जिसको हम क्रैंक पिन बोलते हैं। तो उस क्रैंक पिन पे मोबिल या ग्रीस या किसी भी तेल का जो है हम यूज कर सकते हैं, वहाँ पे लगा देंगे तो क्या होगा, बहुत आसानी पूर्वक जो है ड्रिल करेगा। अब आगे हम देखते हैं इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन के बारे में। अब देखिए जो आपने दोनों ड्रिल मशीनों के बारे में पढ़ा, वो दोनों क्या थे, हाथ से चलाए जाने वाले थे, तो उसको हम बहुत अधिक तीव्र गति से क्या कर सकते हैं, हम ड्रिल नहीं कर सकते हैं। तो देखिए जो इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन होती है, ये चाहे आप लकड़ी पे करिए चाहे धात्विक चीज़ों पे करिए, और वहाँ पे जो ड्रिल होगा वो क्या होगा, बहुत ही तीव्र गति से होगा। और ये जो ड्रिल मशीन होती है ये भी क्या की जाती है, हाथ से चलाई जाने वाली होती है। अब देखिए विद्युत कार्य के लिए जो छोटे आकार की ड्रिल मशीन होती है उसी को हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब देखिए कुछ इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीनें ऐसी भी होती हैं जो बहुत बड़े बहुत अधिक क्षमता की होती हैं, तो वहाँ पे आपको बहुत बड़ी क्षमता का जो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में यूज किया जाता है वो नहीं होता है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन यूज किया जाएगा वो सामान्यतः बहुत छोटे आकार की होगी। अब देखिए जो विद्युत कार्य के लिए जो छोटे आकार की ड्रिल मशीन यूज की जाती है उसमें उसकी क्षमता कितनी होती है, तो 8 mm बिट, 8 mm बिट की क्या होती है, उसकी क्षमता होती है। अब देखिए जब हम इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन यूज करेंगे तो उसमें हमको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है। तो देखिए इसमें जो इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन होती है उसमें सप्लाई देने के लिए मेन लीड लगी होती है। अब देखिए मेन लीड में लगाया जाता है प्लग। अब जैसे देखिए कोई भी उपकरण होता है तो उसमें क्या लगा होता है, मेन लीड लगा होता है। तो वो मेन लीड कहाँ लगाया जाता है, सप्लाई स्रोत में। जैसे ये सॉकेट है तो सॉकेट में क्या किया जाता है, लगाया जाता है। तो आप कभी कभी ये देखे हैं कि उसमें जो प्लग टॉप लगा होता है, प्लग टॉप न लगा के ऐसे तार ही लगा दिया जाता है। तो ऐसे आपको मशीन नहीं चलाना। जो इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन होगी उसमें प्लग लगाना चाहिए। प्लग देखे होंगे ना जो सॉकेट में लगता है, इस तरीके का होता है। तो ये आपको क्या करना पड़ेगा, जो मेन लीड होगी उसमें क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। अब देखिए जब भी हम प्लग टॉप लगाते हैं तो उसमें देखिए 3 बिंदु होते हैं,
प्लग टॉप में कितने खांचे कटे होते हैं? 3 खांचे कटे होते हैं और तीनों खांचों में एक मोटा पिन होता है। मोटा वाला अर्थ होता है और एक फेज होता है और एक क्या होता है? न्यूट्रल होता है। तो जो अर्थ वाला है वो अर्थ वाले पिन में और जो फेज है वो फेज और जो न्यूट्रल है न्यूट्रल में ही जोड़ना चाहिए। अब देखिए इसमें भी आपको पहले इसका वो देख लीजिए संरचना कैसे होती है। देखिए ये ड्रिल मशीन बनाया गया है। अब इसमें देखिए ये आपका इधर मेन लीड निकली हुई है जो सॉकेट में लगेगी। ये हैंडल है, ये ट्रिगर स्विच है। जब हम स्विच को दबाते हैं तो ये बिट क्या होता है? घूमना स्टार्ट कर देता है और ये बहुत ही तीव्र गति से क्या करता है? लकड़ी में या धात्विक चीज़ों में क्या करता है? छिद्र करते हुए चला जाता है। अब देखिए चक होता है, चक में ही क्या करते हैं हम बिट को लगाते हैं। अब देखिए बिट को खोलने और बंद करने के लिए ये चक्की दिया गया है। इस चक्की की सहायता से हम इस बिट को क्या करते हैं? खोलने और कसने का काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप ड्रिल मशीन के बारे में देखें तो यहाँ पे आपको 3 ड्रिल मशीन के बारे में बताया गया। एक हैंड ड्रिल मशीन हो गया, एक रेचेट ब्रेस हो गया और इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन हो गया। अब देखिए जो इलेक्ट्रीशियन होगा वो इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन क्या करेगा? अधिकतर यूज करेगा। अब देखिए जो हैंड ड्रिल मशीन है, जो रेचेट ब्रेस है, ये सब हाथ से चलाई जाने वाली मशीनें होती हैं। तो ये बहुत कम तीव्र गति से क्या करते हैं? छिद्र करते हैं। तो अगर हमको तीव्र गति से छिद्र करना है तो वहाँ पे क्या करना है? इलेक्ट्रिक ड्रिल मशीन का यूज करना है। और अगर अधिक व्यास का जो है छिद्र करना है तो वहाँ पे और किस पे करना है? लकड़ी पे करना है। तो वहाँ पे आप क्या करोगे? रेचेट ब्रेस का यूज करोगे। देखिए इसके अतिरिक्त जो होता है एक और हैंड ड्रिल मशीन होती है जिसको हम जिमलेट बोलते हैं। जिमलेट का यूज हम लकड़ियों में छिद्र करने के लिए करते हैं, जो प्रायः जो है बढ़ई लोग करते हैं लकड़ियों में छिद्र करा के, जो हाथ से घुमा घुमा के छिद्र किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? जिमलेट बोलते हैं। देख लीजिए जिमलेट क्या होता है। वैसे तो जिमलेट का विशेष यूज इलेक्ट्रीशियन में नहीं है, लेकिन आप देख लीजिए जिमलेट क्या होता है। देखिए जिमलेट कुछ इस तरीके का बना होता है। ये हैंडल हो गया जिसको हमको पकड़ के घुमाना है। यहाँ पे ये छिद्र करने के लिए सांचे बन गए। अब देखिए जब हमको छिद्र करना होगा तो इस हैंडल को पकड़ के हमको क्या करना है? ऐसे घुमाना है। तो ये क्या करेगा? ये जो बिट इसके आगे लगा हुआ है ये धीरे धीरे क्या करेगा? लकड़ी में छिद्र कर देगा। अब देखिए इसके बाद आगे आता है पाइप कटर। देखिए पाइप कटर क्या होता है? देखिए जो पाइप कटर होता है इसका यूज हम कंड्यूट पाइपों को काटने के लिए करते हैं। अब देखिए इसमें जो है 2 जा होते हैं, मतलब 2 जबड़े होते हैं। एक जबड़ा जो होता है वो स्थिर अवस्था में रहता है तथा एक जबड़ा जो होता है वो क्या होता है? सचल अवस्था में होता है। अब देखिए जैसे जैसे हम हैंडल को घुमाते जाते हैं तो जो फिक्स वाला रहता है वो तो स्थिर ही रहता है, लेकिन जो मूव करने वाला जबड़ा होता है वो धीरे धीरे क्या होता जाता है? चिपकता चला जाता है। देख लीजिए कैसा होता है जो है पाइप कटर। देखिए पाइप कटर का जो है आकृति बनाया गया है। इसमें देख लीजिए एक भाग हैंडल हो गया, ये स्क्रू होता है और ये फिक्स ये वाला जो आपको जबड़ा दिख रहा है ये जबड़ा कैसा होगा? फिक्स होगा। और ये वाला जो जबड़ा होगा वो क्या करेगा? मूव करेगा। कहने का मतलब जैसे जैसे हम हैंडल को घुमाते जाएंगे तो ये जो जबड़ा है ये क्या हो जाएगा? आगे पीछे होता जाएगा। अब देखिए इसमें ये जो लिखा गया है एडजस्टेबल जा हो जाएगा। और ये जो ब्लेड लगा हुआ है ये कौन सा ब्लेड है? कटिंग ब्लेड है। अब देखिए इसमें ये पूछा था कि पाइप कटर में कितने ब्लेडें लगी होती हैं, तो कितने ब्लेडें लगी होती हैं? 3 ब्लेडें। और तीनों ब्लेडों में एक ब्लेड जो होता है वो फिक्स होता है, स्थिर होता है, जबकि 2 ब्लेड कहाँ लगे होते हैं? जो मूव करने वाला जबड़ा होता है उसमें क्या लगे होते हैं? 2 ब्लेड लगे होते हैं। अब देखिए इसको काटते कैसे हैं? अभी देखिए ये जो जबड़ा दिख रहा है इस जबड़े में हम क्या करते हैं कि जो कंड्यूट पाइप, जो गोल वाली पाइप होती है, उस गोल वाली पाइप को हम क्या कर देंगे? इसके बीच में रख देंगे। अब देखिए जैसे जैसे हम हैंडल को घुमाते जाएंगे ये जबड़ा क्या होता जाएगा? आगे आता जाएगा। और जब जबड़ा ये आगे आता जाएगा तो ये क्या करेगा? ये पाइप को भी क्या करता जाएगा? काटता हुआ चला जाएगा। तो जो पाइप कटर होता है इसका यूज हम कहाँ करते हैं? जो कंड्यूट पाइप होती है उसको काटने के लिए करते हैं। अब देखिए कंड्यूट पाइप 2 होती है, एक पीवीसी होती है और एक जीआई होती है। जीआई पाइप जो होता है इसको हम बोलते हैं गैल्वेनाइज्ड आयरन। और ये जो गैल्वेनाइज्ड आयरन होता है ये
आयरन के ऊपर हम क्या कर देते हैं, जिंक चढ़ा देते हैं। किसकी परत चढ़ा देते हैं, जिंक की परत चढ़ा देते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइज्ड आयरन बोलते हैं। अब देखिए जिंक की परत क्यों चढ़ाई जाती है, क्योंकि जो आयरन होता है ये बहुत जल्दी जंग खाने लगता है, तो उसी जंग को बचाने के लिए हम उसका क्या करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इलेक्ट्रोप्लेटिंग का मतलब हो गया एक धातु के ऊपर दूसरी क्षणरोधी धातु की परत को चढ़ाना ही क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहलाता है। तो जो यहाँ पे जो लोहा है इसका हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग कर देते हैं। कहने का मतलब जो लोहा है उसके ऊपर हम जिंक की परत चढ़ा दें या जस्ते की परत चढ़ा दें तो वो कौन सा आयरन हो जाता है, गैल्वेनाइज्ड आयरन हो जाता है। तो जो कंड्यूट पाइप होगी, चाहे वो पीवीसी की हो चाहे जीआई पाइप हो, उसको काटने के लिए हम क्या करते हैं, पाइप कटर का यूज करते हैं। अब देखिए पाइप कटर जो एक इलेक्ट्रीशियन के लिए यूज किया जाना है वो कितना होता है, वो होता है 30 से 90 सेंटीमीटर की लंबाई में क्या किया जाता है, इसको बनाया जाता है। अब इसमें देख लीजिए 3 ब्लेडें होती हैं, तीनों ब्लेडों में 2 ब्लेड जो होता है वो एडजस्टेबल जाम में लगे होते हैं, जबकि एक ब्लेड कहाँ लगा होता है, फिक्स जाम में लगा होता है। अब देखिए पाइप कटर जो होता है उसमें सावधानियां क्या बरतनी चाहिए। अब उसमें आपको ये सावधानी बरतनी है कि इसमें जो स्क्रू लगा हुआ है इस स्क्रू में समय समय से क्या होना चाहिए, तेल को डालते रहना चाहिए। और इसको यूज करने के बाद इसको पूरी तरीके के इसके जबड़े को पूरी तरीके से साफ़ कर देना चाहिए। अब इसके बाद जब आपको इसको रखना हो तो इसमें क्या करना पड़ेगा, कोई भी तेल या ग्रीस का लेप लगाकर हम क्या कर देंगे, इसको रख देंगे। अब देखिए इसमें सिंपल सा है कि जो पाइप कटर होगा इसको कौन सी पाइप काटेंगे, तो कंड्यूट पाइप काटेंगे और जीआई पाइप को काटेंगे, ठीक है। और इसका जो लंबाई होती है वो प्रायः कितना होती है, 30 से 90 सेंटीमीटर की लंबाई में क्या किया जाता है, बनाया जाता है, ठीक है। इतना आज की क्लास में बस इतना ही। कल आपको जो बचे हुए टूल्स हैं जैसे आपके वाइस हो गई, वायर स्टेपर हो गया, क्रिम्पिंग टूल हो गया, अभी 10-15 जो है टूल्स बचे हुए हैं, उन टूल्स के बारे में अगले वीडियो में आपको बताया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।